चीपर, फास्टर एंड मोर एफिशिएंट, बड़ी कंपनियों से भी अच्छा कर पाएंगी। तो बता क्या होगा? बता के हंस नहीं है। आज के परिवेश में आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। इनकी मार्जिन बढ़ते बढ़ते बढ़ते। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हमारे साथ बैठे हैं। इनका नाम है विभोर सिंघल, हैं कानपुर के, जहाँ से हमारा ससुराल भी है वैसे। और आईआईटी कानपुर से इन्होंने पढ़ाई करी। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जिस शहर में पैदा होते हैं उसी के आईआईटी में जाते हैं। ये यूनिक इंसान है उस मामले में। बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है, मॉर्गन स्टैनली में काम किया है, फिलिप कैपिटल में काम किया है। आईआईटी कानपुर के बाद इन्होंने आईटी सर्विसेज में भी काम किया है, टीसीएस में काम किया है एंड सो ऑन। और आज इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट हैं आईटी सर्विसेज कंपनीज को एनालाइज करने के लिए। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो नई टेक्नोलॉजी, आईटी में क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर में क्या हो रहा है, विभोर बहुत ही अच्छे से समझते हैं। और मुझे अगर कोई जानकारी लेनी होती है तो मैं इन्हीं के पास जाता हूँ। तो धन्यवाद। थैंक यू। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आईटी सर्विसेज ओवरऑल सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है इसके बारे में समझना चाहूँगा कि जब हम पास आउट हो रहे थे 98 में, तो मुझे याद है कि Y2K का एक बहुत बड़ा हवा आया था कि Y2K होगा। हमारे बहुत सारे मित्र Y2K में सॉफ्टवेयर सर्विसेज की कंपनीज में गए। फिर Y2K आया, फिर नई नई चीज़ें आई, क्लाउड आया, और हमेशा ये रहता था कि यार ये आएगा इसके बाद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इंडस्ट्री एक पहाड़ से दूसरा पहाड़, दूसरे पहाड़ से ऊंचा पहाड़ करते करते आज बहुत बड़ी हो गई है। 15, 20, 25 लाख शायद आईटी सर्विस में एम्प्लॉयज़ हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हमारी फॉरेन करेंसी आती है, उस पर भी हम आएंगे। तो अब ये बताइए कि ये जो इतिहास रहा है ये कब तक चलेगा और ये समंदर कब तक बड़ा होते रहेगा? बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो बिल्कुल सही बोला आपने। Y2K का टाइम था और आज का टाइम है। हर 4-5 साल में, 6-7 साल में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, और जो विशेषज्ञ हैं इस इंडस्ट्री के उनको बोलने का मौका मिल जाता है कि बस ये आईटी इंडस्ट्री का मोमेंट ऑफ ट्रूथ है। ये अभी और कुछ पिछली बार तो नई टर्म यूज़ हुई थी, ये आईटी इंडस्ट्री का कोडैक मोमेंट है कि जिस तरीके से कोडैक कंपनी बंद हो गई, वैसे आईटी इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है, और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं ये सेक्टर ट्रैक करता हूँ या मैं इस इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, बट मुझे सचमुच ये सेक्टर बहुत और ये इंडस्ट्री बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है। क्योंकि इस इंडस्ट्री ने ना सिर्फ ऑफकोर्स शेयर होल्डर्स को जो पैसा बनाया वो तो अलग बात है, बट आप देखिए इंडिया जैसे कंट्री में कितने सारे लोगों को इसने जॉब्स प्रोवाइड की है। स्किल्ड लेबर जिसको हम बोलते हैं, अनस्किल्ड लेबर के लिए तो चलिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन स्किल्ड लेबर को इतनी सारी जॉब्स मिल पाना। हम आज की तारीख में हंसते हैं कि ठीक है, टीसीएस की स्टार्टिंग सैलरी 2.5-3 लाख रुपए, अभी कॉग्निजेंट के ऊपर काफ़ी मीडिया में सर्कुलेशन ही हुआ है कि कॉग्निजेंट शायद सिर्फ 3.5 लाख रुपए, हाँ, 3.5 लाख, करेक्ट। बट वो शायद नॉर्मल ग्रेजुएट्स के लिए है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए नहीं। 9 लाख है उनके लिए। तो मैं ये कहता हूँ वो भले ही 2.5-3 लाख है, बट आप ये बताइए अगर वो ये सैलरी ना दे रहे हो, ये सैलरी वो तभी दे रहे हैं क्योंकि लोग आने को तैयार हैं। अगर लोगों के पास अच्छे बेटर ऑप्शंस होते तो वो क्या लेने के लिए आते? सालों से हमने देखते आए हैं। तो ये इंडस्ट्री है जिसने इस पूरे देश की, जो हम बोलते हैं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारा था कि हमारी इतनी यंग वर्कफोर्स थी, ये अगर कंपनी इंडस्ट्री नहीं होती तो ये सब कहाँ जाते? हम इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पिकअप हो, अभी हो भी रहा है शायद पीएलआई स्कीम की वजह से, बट उस Y2K आज से 20-25 साल पहले हुआ था। 25 साल से इस देश के लोग कहाँ करते हैं, बट चलिए वो तो एक अलग लेवल का फिलंथ्रोपिक टाइप का डिस्कशन हो गया। बट इंडस्ट्री पे अगर आते हैं तो कई बार इस इंडस्ट्री का जो हम लोग यूज़ करते हैं ऑबिचुरी लिखी जा चुकी है, ख़त्म हो गई है। मेरा ये मानना है कि ये इंडस्ट्री कभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि एक बेसिक डिफरेंस अगर हम समझें, ये एक सर्विसेज इंडस्ट्री है, ये कोई प्रोडक्ट इंडस्ट्री नहीं है। कोडैक आपके कैमरास और फिल्म्स और कई सारी चीज़ें बनाता था, और आपकी जेरोक्स थी जो कि फ़ोटोकॉपी मशीन होती थी, ये सब प्रोडक्ट कंपनीज थे, इनके प्रोडक्ट थे जो कि मार्केट में आते थे। कोई नई टेक्नोलॉजी आई और वो प्रोडक्ट मार्केट से गायब हो गए। एक टाइम था, मैं आपको बताऊं, जब आप यकीन नहीं, आप अगर अपने आप को सोचें तो शायद 2010-11 के आसपास अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया की सबसे ज़्यादा कैमरा बनाने वाली कंपनी कौन सी है, तो शायद आप सोनी बोलोगे, शायद आप कोडैक या आप ऐसे कुछ कंपनी बोलोगे। वो एक्चुअली में नोकिया थी। अच्छा। क्योंकि मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा उनके बिकते थे, तो सबसे ज़्यादा कैमरे उनके होते थे। लेकिन नोकिया ने वो स्मार्टफोन का रेवोल्यूशन अंडरस्टैंड नहीं किया,
वो अभी भी अपने कीपैड वाले फ़ोन पे रहे और आज की तारीख में हम जानते हैं कि नोकिया कितना पीछे रह गया है। तो ऐसे ही बहुत बार आईटी इंडस्ट्री के लिए भी बोला जा चुका था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आईटी इंडस्ट्री की जो कंपनीज़ हैं हमारी, TCS, इन्फोसिस, इन्होंने बहुत एक जो अच्छा काम किया है। इन्होंने अपने आप को ऐसे पोजीशन किया है कि ये टेक्नोलॉजी कंपनीज नहीं है, ये टेक्नोलॉजी मार्केटिंग कंपनीज हैं। इन्होंने अपने आप को ऐसे मार्केट किया है क्लाइंट्स को कि तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो हम तुमको सॉल्व करके देंगे। वो टेक्नोलॉजी शायद 10 साल पुरानी हो, 50 साल पुरानी हो, या अगले 10 साल में आने वाली हो, हम उसकी एक्सपर्टीज़ अगर मोस्टली तो हमारे पास होगी, नहीं होगी तो वी विल डेवलप दैट एक्सपर्टीज़, और फिर उस एक्सपर्टीज़ को हम तुम्हारे लिए इम्प्लीमेंट करेंगे एट मच बेटर रेट जो आपके दूसरी विदेशी कंपनियां देती हैं। तो इनफैक्ट आप तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री का पूरा ओरिजिन देखेंगे तो ये इंडस्ट्री TCS तो 1960 से चालू है, बट उस टाइम पे वो बाकी और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम किया करती थी। रियल क्रक्स इंडस्ट्री में 1990 के दशक में आया। उस समय इन्फोसिस और ये बहुत सारी कंपनीज थी जिन लोगों ने छोटे प्रोजेक्ट से चालू करना चालू किया और कंपनीज के लिए काम करना चालू किया। उससे पहले इंडस्ट्री में IBM, एक्सेंचर, एक EDS करके कंपनी हुआ करती थी जो बाद में HP ने एक्वायर किया, और ये सब कंपनी हुआ करती थी। यही सारा काम IT सर्विस का लिए किया करती थी। और IBM का उस टाइम पे बोलबाला था। IBM आपको ना सिर्फ कंप्यूटर प्रोवाइड करता था, सर्वर प्रोवाइड करता था, और IT सर्विस प्रोवाइड करता था। तो सब कुछ एक तरफ से, एक तरीके से हम बोलते हैं, उसका वर्चस्व था इस इंडस्ट्री में। ये कुछ लोग जो हमारे यहाँ थे, जो इन्फोसिस के फाउंडर्स और ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स थे, एक पटनी कंप्यूटर्स हुआ करती थी, उनके फाउंडर, ये सारे इन्फोसिस के लोग सब वहीं से निकल के आए। तो इनफैक्ट इस इंडस्ट्री को शायद सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन पटनी कंप्यूटर्स ने दिया हुआ है। इन सब लोगों ने बोला कि यार ये कोड तो हम भी लिख सकते हैं, और हम इससे अच्छा भी कोड लिख सकते हैं, और जितना IBM और बाकी कंपनी चार्ज कर रही हैं, हम तो उससे 1/10 और 1/5 करने को तैयार हैं। तो क्यों ना हम कंपनी से जाने को ये करने की कोशिश करें। लेकिन सिर्फ पुश से काम नहीं चलता है, पुल फैक्टर भी होना चाहिए। उस टाइम पे ग्लोबली भी जो कॉर्पोरेट थे जो कि IBM और इन सब के साथ काम किया करते थे, उनका ये मानना, उनको ये दिखाई देता था कि टेक्नोलॉजी के नाम पे, सर्विसेज के नाम पे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लीस किया जा रहा है, उनसे पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है, जो कि वो चाहते थे कम हो। हर कंपनी अपनी कॉस्ट हर समय कम करना चाहती है। तो तब इन लोगों ने चालू किया, वो धीरे धीरे बढ़ते गए। लेकिन फिर भी 90 के दशक में और थोड़ा बहुत 80 के दशक में भी इतनी सफलता इनको नहीं मिली थी। इन IT इंडस्ट्री के लिए, इंडियन IT इंडस्ट्री के लिए ब्रेक थ्रू मोमेंट जो था वो Y2K था। Y2K की प्रॉब्लम, जैसे मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि उसमें प्रॉब्लम ये था कि उस समय जो सारे सॉफ्टवेयर लिखे गए थे उनमें डेट का जो फॉर्मेट था वो DD, MM और YY फॉर्मेट में लिखा जाता था। अच्छा। तो YY फॉर्मेट जो था वो 97, 98, 99 और उसके बाद वो 00 हो जाता। अब कंप्यूटर कैसे समझता कि वो साल 2000 की बात कर रहे हैं कि आप 1900 की बात कर रहे हैं, या 3000 की बात, या 3000 की बात कर रहे हैं। तो वो तो उस समय ये ज़रूरी था कि सारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो DD, MM, YY है उसको DD, MM, YY में कन्वर्ट किया जाए। अब ये कोड में, उस कोड में कितनी जगह लिखा गया है, कहाँ कैसे यूज़ हुआ है। तो उस समय ऐसा था कि मतलब जिस टाइप की भावनाएं बनाई गई थी कि 2000 आएगा और उस रात को दुनिया के सारे कंप्यूटर चलने बंद हो जाएंगे और हवाई जहाज गिर जाएंगे, आपके बैंक से पैसा चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस टाइप का माहौल बनाया गया था। लेकिन इंडियन IT इंडस्ट्री आई और उसने ना सिर्फ अपने बट दूसरे वेंडर्स के भी जो प्रोजेक्ट थे उनको अपग्रेड किया और सब कुछ सही हुआ। और हम जानते हैं कि कुछ भी ऐसा ग्लिच नहीं हुआ था, छोटे मोटे ग्लिच इधर हुए हो तो वो भी उन्हीं के होंगे जिन्होंने अपग्रेड नहीं कराया। उसने पूरी दुनिया को बताया कि इंडियन IT इंडस्ट्री की कैपेबिलिटी की एक्चुअल में वो क्या है, डिलीवरेंस कैपेबिलिटी क्या है। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स एज वी से वी नेवर लुक बैक, धीरे धीरे करके सारी टेक्नोलॉजी हम लोग सीखते गए। फिर 2007-8 के टाइम पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, उसमें हम लोगों ने बैंक्स को रेगुलेशन में अडाप्ट करने में बहुत फ़ायदा दिया। फिर उसके बाद एक RIMS, रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट आया, जो कि आजकल हम VPN के तरीके से यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे फॉर्म हैं उसके, जिसमें ये हुआ कि आप बैंगलोर में बैठ के उसका, आपका जो क्लाइंट है उसके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हुई है जो कि न्यूयॉर्क में बैठा है, वो आप बैंगलोर से बैठे बैठे उसको फिक्स कर सकते हैं। वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई। फिर 2015-16 के आसपास आपका डिजिटल अपॉर्चुनिटी आया, जिसमें आप एनालिटिक्स यूज़ करते हो, आप क्लाउड पे माइग्रेट कर रहे हो, जो अपॉर्चुनिटी अभी तक चल रही है। एंड ऑफ कोर्स अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है AI, जिसके बारे में हम ऑफ कोर्स बाद में बात करेंगे, बट उसके बारे में भी काफ़ी चर्चा चल रही है। बीच में ब्लॉकचेन आई थी। तो ऐसे कई टेक्नोलॉजी आती रही है और आती रहेंगी। मेन क्रक्स ये है, मुद्दे की बात ये है कि इंडियन IT कंपनीज़ ने अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट कर लिया है कि हाँ, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, हो सकता है हम उस टेक्नोलॉजी को आते हुए पहले ना देख पाए। तो इसलिए जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो हो सकता है उसके पहले 6 महीने, 12 महीने या शायद 24 महीने हम
उस टेक्नोलॉजी की अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से इनकैश ना कर पाएँ, लेकिन हमको सिर्फ 1 से 2 साल चाहिए। हम साल के 15 लाख इंजीनियर पैदा करते हैं, उनको भर भर के ट्रेनिंग देते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे हमको बेसिकली हम ऑल दैट दे नीड इज़ सम टाइम, थोड़ा टाइम मिलके हम उस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज डेवलप कर लेंगे और फिर वही टेक्नोलॉजी हम क्लाइंट को दूसरे वेंडर्स के मुकाबले सस्ते रेट में देंगे। तो इनफैक्ट आईटी सर्विस इंडस्ट्री ने हमेशा एक मोटो अपना बना के रखा है, चीपर, फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। दिस इज़ वॉट देयर यूएसपी और राइट टू विन और देयर ऑफरिंग टू द क्लाइंट जो हमेशा से रही है, वो यही रही है कि हम अब फास्टर, मोर एफिशिएंट। और ये चीज़ मुझे लगता है ये एक इनका राइट टू विन है, इनका जो हम बोलते हैं मोटो है, और ये मुझे लगता नहीं कहीं जाने वाला है। हर टेक्नोलॉजी में ये लोग फिर से डेवलप करते रहेंगे और आगे भी चलती रहेगी। वही कल को हो सकता है एआई आए, अभी मेटावर्स बीच में आया था जब कोविड के टाइम पे हमने देखा था, बट और ऐसे में कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी आती हैं जो कि लगता है बनेंगी बट फिर वो बड़ी बन नहीं पाती हैं, उसमें भी ये लोग अपना इन्वेस्ट करते हैं। और अब तो क्या है, ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई हैं, सब हाईली कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनीज हैं, सबके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैश फ्लोज, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कैश फ्लोज रिजर्व में बैठे हुए हैं। तो ये लोग अपने R&D में इन्वेस्ट भी बहुत करते हैं, हर टेक्नोलॉजी को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो पर्सनली ये सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे जैसे हर इंडस्ट्री में होता है, हर इंडस्ट्री में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अप साइकिल डाउन साइकिल आते हैं। कुछ साल होंगे जो ये अच्छा नहीं करेंगी, कुछ साल होंगे जो बुरा करेंगी, बट ये एक्सटिंक्ट हो जाएगी, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये इंडस्ट्री चलती रहेगी, इसके फॉर्म अलग अलग होते रहेंगे, प्लेयर्स ऊपर नीचे होते रहेंगे। हर साइकिल में कुछ ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जो कि शायद बंद हो गए हैं और कुछ प्लेयर्स ऐसे रहे हैं जो कि उभर के आए हैं। वो एक चलन है इंडस्ट्री का और मार्केट का, और वो मुझे लगता है चलता रहेगा। लास्ट ईयर आपकी एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई थी, आई थिंक दिसंबर या जनवरी दिस ईयर, जिसका नाम था बॉयज टू मैन। वहाँ आपने एक आर्ग्यूमेंट दिया था कि पहले जब हम आईटी सर्विसेज के बारे में सोचते थे कि बड़ी कंपनियां बड़ी होती रहेंगी, छोटी कंपनियां ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी फॉर वेरियस रीजंस। आपने ये आर्ग्यू किया था कि मिड कैप कंपनीज बड़ी कंपनियों से अब बेहतर करेंगी, उनसे ज़्यादा ग्रो करेंगी, इसलिए आपने बॉयज टू, और वो थीसिस आपकी प्ले आउट हुई है। उस थीसिस के बारे में थोड़ा बताइए कि ऐसा क्यों, और फिर इसका मेरा सेकंड क्वेश्चन रहेगा मार्जिन्स को लेकर, मैं बाद में पूछूंगा। बिल्कुल। तो असल में लास्ट ईयर जो हमने रिपोर्ट निकाली थी, वो एक्चुअली उस रिपोर्ट का स्रोत अगर मैं आपको सोचूं तो वो मेरी एक 2014 की रिपोर्ट थी। अच्छा। तो 2014 की रिपोर्ट में मैंने एक रिपोर्ट निकाली, मैं जब पिछली कंपनी में था तो एक रिपोर्ट निकाली थी 1+1=11। उस रिपोर्ट में मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि देखो, जो छोटी मिड कैप कंपनीज हैं, 2 छोटी मिड कैप कंपनीज अगर साथ में आ जाएं और मिल जाएं तो वो मिलके जो एक कंपनी बनाएंगी, वो कंपनी और उसकी प्रेरणा मुझे मिली थी उसी साल जो एक मर्जर हुआ था टेक महिंद्रा और सत्यम का। अभी सत्यम के साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं, आपके दर्शक भी जानते होंगे। टेक महिंद्रा और सत्यम मिलके उन लोगों ने जो कंपनी बनाई थी, वो कंपनी उस टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। उसका जो ओवरऑल अपनी ऑफरिंग थी वो बहुत बड़ी हो गई थी, और उसका ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत अच्छा लगता था। ऑफ कोर्स उसके बाद चेंजेस हुए कंपनी में, थिंग्स हैपन डिड नॉट हैपन, वो अलग बात हो जाती है, बट वो एक मेरे को उस रिपोर्ट के लिए मेरी प्रेरणा का स्रोत था। तो उस टाइम पे हमने काफ़ी सारे सिनेरियोज बनाए थे कि KPIT है और हेक्सावेयर है, पोलारिस है। जी बिल्कुल। और हेक्सावेयर की आपकी थीसिस तो प्ले आउट भी हुई थी कि एक्वायर हुई फिर बाद में हुआ। इनफैक्ट कुछ जगह जो नहीं भी सोचा था वो भी हुआ, कि जैसे बिरला सॉफ्ट और जैसे KPIT ने अपनी कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड किया और फिर वो बिरला सॉफ्ट के साथ मर्ज होकर आज बिरला सॉफ्ट बन गई है। LTI और माइंट्री मर्ज होकर LTI माइंट्री बन गई हैं। तो ये भी काफ़ी प्ले आउट हुआ था। बट स्पेसिफिकली क्या हुआ कि आई थिंक कोविड के दौरान एक बहुत बड़ा डिफरेंट माइंडसेट चेंज हुआ क्लाइंट्स के दिमाग में, जिसकी वजह से हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये जो Tier 2 कंपनीज़ हैं, जो बॉयज़ हैं, वो अब मैन बनने वाले हैं। ये कंपनीज़ भी अब पूरी टक्कर दे सकती हैं बड़ी कंपनीज़ को, और उनसे इनफैक्ट बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। तो ऐसा क्या हुआ? अगेन थोड़ा सा पीछे आते हैं। IT इंडस्ट्री का अगर आप देखोगे ना, तो IT इंडस्ट्री का हमेशा से एक वाटरफॉल मॉडल रहा है। बड़ी कंपनियाँ, उससे छोटी कंपनियाँ, उससे छोटी कंपनियाँ, इनका बिलिंग रेट भी इसी लेवल पे होता है। तो जैसे अगर एक्सेंचर $100 चार्ज करता है तो TCS इन्फोसिस शायद 100 या 95 या उसके आसपास चार्ज करेगा। फिर और छोटी कंपनीज और नीचे चार्ज करेंगी, और वो करेंगी क्योंकि इनको कम चार्ज करना पड़ेगा। अगर मैं एक छोटी कंपनी हूँ और अगर मैं बड़ी कंपनी के बराबर रेट चार्ज कर रहा हूँ तो कोई क्लाइंट मेरे को बिजनेस क्यों देगा? तो हमारे जो छोटी कंपनीज हैं उनका हमेशा से ऑफरिंग होती थी कि मैं आपका वही काम कम रेट में सस्ते में करके दूंगा। और इंडियन IT इंडस्ट्री का ही ऑफरिंग ये है, वो ग्लोबल कंपेरिजन से देते हैं, ये अपने प्लेयर्स के मुकाबले कम रेट पे ऑफर करते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो होती थी, जो स्मॉल और मिड कैप कंपनीज के साथ होती थी, वो था कि क्लाइंट को इनकी डिलीवरी कैपेबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं होता था। कि
अब ठीक है हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं क्योंकि तुमने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है और आप सस्ता कोट भी कर रहे हो, बट क्या आप डिलीवर कर पाओगे? हाँ। तो उसके लिए ऐसा होता था कि जैसे आईटी इंडस्ट्री आप देखो तो हर जगह एक ऑन साइट ऑफशोर मॉडल पे काम करती है। आप अगर प्रोजेक्ट पे 100 लोग लगा रहे हो तो आपके शायद 30 लोग ऑन साइट होंगे और 70 पीपल ऑफशोर होंगे। मतलब अगर 100 लोग हैं, 30 लोग अमेरिका में काम कर रहे हाँ, होंगे, 70 लोग बैंगलोर में, इंडिया में कहीं पे काम कर रहे होंगे। बिल्कुल। अब 30, 70, 40, 60, 50 कुछ भी हो सकता है। तो जो बड़ी कंपनीज हैं क्योंकि उनका एक कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिश हो चुका है, उनका स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश हो चुकी है, वो जनरली क्या करते हैं, वो ऑन साइट कम रखते हैं और ऑफशोर ज़्यादा रखते हैं। इंडिया में 80 रखेंगे, वहाँ 20 रखेंगे। अब क्योंकि अब इंडिया, अब आप अगर आप न्यूयॉर्क में पैसे बंदे रखोगे तो आपको उसको सैलरी भी वहाँ की देनी पड़ेगी, ठीक है, उसका बिलिंग रेट भी हाई होगा। आप इंडिया में बंदे रखोगे तो उसका बिलिंग रेट कम होगा लेकिन उसकी सैलरी तो बहुत कम होगी। हम सब जानते हैं कि फ्रेशर्स को इंडियन आईटी इंडस्ट्री कितना पैसा देती है और वैसे भी सैलरी यूएस के, यूरोप के मुकाबले काफ़ी कम है। तो ये एक नोन फैक्ट है कि कोई भी कंपनी एक ऑफशोर बंदे पे ज़्यादा मार्जिन बनाती है एज कम्पेयर टू ऑन साइट बंदा। तो आप चाहोगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन कंपनीज के ऊपर कर पाओ। तो क्योंकि मिड कैप कंपनीज की डिलीवरी कैपेबिलिटी पे कॉन्फिडेंस कम होता था, क्लाइंट उनको बोलते थे कि नहीं, हम तुमको बैंगलोर में ज़्यादा बंदे रखने नहीं रखने, तुम हमको न्यूयॉर्क में ज़्यादा रखो, मेरी आँख के सामने होने चाहिए ताकि मैं मॉनिटर कर सकूँ कि वो कितना काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं और सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता था कि इन कंपनीज़ को आपको ज़्यादा लोग वहाँ पर भी रखने पड़ते थे और उस चक्कर में अब बात वो है कि आप एक H1B वीज़ा तो लिमिटेड है, आप कितने उनको इन वीज़ा दोगे? और आप अगर यूएस में और लंदन में जाके हायर करोगे तो टीसीएस इन्फोसिस में तो शायद लोग ज्वाइन करना भी चाहें, बट एक छोटी मिड कैप कंपनी में कौन आपको ज्वाइन करना चाहेगा? तो ये हमेशा एक प्रॉब्लम रहती थी इन लोगों के ग्रो करने के लिए। अब कोविड से क्या चेंज हुआ? कोविड चेंज हुआ, लॉकडाउन आ गया। अब लॉकडाउन के बाद तो सबके ऑफिसेज बंद थे, तो सब लोगों ने वर्क फ्रॉम होम चालू कर दिया। अभी घर से काम करना तो इज़ एज गुड एज ऑफशोर काम करना, क्योंकि आप क्लाइंट की आंखों के सामने तो हो नहीं, ठीक है। तो वो साल 1.5 साल जो वर्क फ्रॉम होम हुआ उसमें क्लाइंट्स ने देखा कि यार ये जो मिड कैप कंपनीज हैं ये तो उतना ही अच्छा काम कर रही है जितना बड़ी कंपनीज करती हैं। तो फिर मैं ऑन साइट वाले बंदों को ज़्यादा पैसा क्यों दूं? क्योंकि उसका भी तो बिलिंग रेट ऑन साइट के लिए ज़्यादा होता है, ऑफशोर के लिए कम होता है। भले ही वेंडर ज़्यादा मार्जिन बनाएगा बट उससे मुझे क्या, मेरे खर्चे तो कम हो रहे हैं। तो फिर उन क्लाइंट्स ने कॉन्फिडेंस दिखाना चालू किया और इन कंपनीज को जो बोलते हैं हायर ऑफशोरिंग करने के लिए अलाउ किया। तो इस वजह से अब ये लोग ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में भी बिड कर पाएंगे, वहाँ पे जो कम लोग मिलते थे उन्हीं कम लोगों में ज़्यादा काम कर पाएंगे और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर पाएंगे। ये एक मेन बड़ा डिफरेंस आया कोविड के दौरान। दूसरा ऑफकोर्स क्या हुआ कि कोविड से जस्ट पहले हम डिजिटल टेक्नोलॉजी जो हमने बात की, क्लाउड और एनालिटिक्स, वो सब धीरे धीरे अडॉप्ट हो रही थी। कोविड की वजह से क्या हुआ, कोविड की वजह से सारा का सारा जो डिजिटल टेक्नोलॉजी वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो 2 साल 3 साल में कंप्रेस हो गया। एक्सेंचर जो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है उसने ये टर्म कॉइन की थी कंप्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, कि क्लाइंट्स जिनको क्लाउड पे अगले 5 साल में जाना था अब उनको अगले 5 महीने में जाना है, जिनको अगले 2 साल में जाना था उनको अगले 4 महीने में जाना है। क्योंकि उनको लगा कि अब कोविड में आपका ऑफिस बंद हो गया तो ऑफिस में जो सर्वर रखे थे उनको कोई मेंटेन नहीं कर पा रहा था, उन पर कोई डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहा था, और अगर आपने अपना डेटा क्लाउड पे रखा था तो वो डेटा तो क्लाउड कंपनीज मैनेज कर रही हैं, तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं थी। तो इसीलिए कंपनीज ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बहुत स्पीड से अवार्ड किए और इसीलिए हमने देखा कि 2022 में 2023 में इंडियन आईटी इंडस्ट्री की बहुत सुपर ग्रोथ आई। अब ये जो प्रोजेक्ट्स थे जो डिजिटल अपग्रेडेशन वाले थे, ये प्रोजेक्ट्स सारे के सारे तो टीसीएस, इन्फोसिस और एक्सेंचर नहीं कर सकते हैं। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स इतने सारे थे, उनको अवार्ड करने के लिए ये छोटी कंपनीज के पास भी गए, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। और ये कंपनीज जो थी, इन कंपनीज ने अपने आप को पोजीशन ऐसे किया था कि हम इस डिजिटल के या एनालिटिक्स या क्लाउड के स्पेशलिस्ट हैं, तो हम ये काम आपको अच्छे से करके देंगे। तो छोटी छोटी डील जो कि बड़ी कंपनी शायद लेना भी नहीं चाहें क्योंकि अब बैंडविड्थ भी नहीं है और उससे मेरा रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, बट इन कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो इन लोगों ने उसके लिए बिड करना भी चालू कर दिया। तो सब मिला के इन कंपनीज की अपॉर्चुनिटी भी बहुत बढ़ गई, इनको क्लाइंट भी बिजनेस देने लग गए और इसीलिए ये लोग अच्छे से ग्रो करने लग गए। अब हमें ये लगता है कि आगे चल के भी ये ट्रेंड काफ़ी हद तक कंटिन्यू रहेगा, ऊपर नीचे आते रहेंगे। एज आई सेड, साइकिल्स आते हैं इंडस्ट्री में जिसमें कभी ये कंपनी अच्छी करती है, कभी वो कंपनी अच्छी करती है। बट ये जो छोटी मिड कैप कंपनीज थी, अब बाय द वे मैं आपको बता दूं कि जब हम बोलते हैं कि ये जो बॉयज़ हैं वो मैन बनने वाले हैं या जो छोटी कंपनी है वो बड़ी कंपनीज को टक्कर दे पाएंगी, सारी छोटी कंपनीज नहीं दे पाएंगी। गुड क्वालिटी कंपनीज जो हैं, सिलेक्ट फ्यू, वो हैं जो कि उनको टक्कर दे सकती हैं और शायद उनसे बेटर भी कर सकती हैं। तो ये कंपनीज क्या है, ये कंपनीज का अब एक
रेवेन्यू साइज आ गया, सब लोग $1 बिलियन के आसपास के रेवेन्यू। 8,000 10,000 हजार करोड़ की कंपनी है, छोटी नहीं है, छोटी नहीं है, हाँ, क्योंकि TCS 2-2.5 लाख करोड़ की रेवेन्यू बनाती है, बिल्कुल, इसलिए हमें ये छोटी लगती है। लेकिन अब 8,000 करोड़ की रेवेन्यू इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इट्स अ वेरी बिग कंपनी। तो अब ये कंपनीज क्या उतनी छोटी नहीं रही हैं, लेकिन ये उतनी बड़ी भी नहीं है कि उनके लार्ज बेस की वजह से वो ग्रोथ आने में उनको परेशानी हो। अभी आज की तारीख में TCS $28 बिलियन का रेवेन्यू है। मैं एक्चुअली यही मेरा एक आर्ग्यूमेंट हो रहा था किसी से, मैं आपको बताता हूँ थोड़े दिन पहले। तो मैं कंपनी का ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, ब्रॉडली लेट्स से परसिस्टेंट, कोफॉर्ज, LT माइंट्री, बिरलासॉफ्ट वर्सेस TCS इन्फी। तो किसी से मेरी इस पे वार्तालाप हुआ, एक्चुअली डिबेट। तो उसने कहा कि यार तुम्हारा जो थीसिस है गलत है। मैंने कहा यार तुम एक चीज़ बताओ, TCS की रेवेन्यू 2.5 लाख करोड़ है, अबाउट $28-30 बिलियन। So 10% ग्रो करने के लिए TCS हैज टू ऐड 25,000 करोड़ रेवेन्यू पर ईयर। 25,000 करोड़ में 3% आ जाता है। मैंने ऐसे ही उसे कहा, बिल्कुल सही। So will persistent do slightly better or not? So ये मेरा आर्गुमेंट रहा है। तो अब आपने कहा कि मिड कैप कंपनीज अच्छा कर रही हैं और बड़ी कंपनियों से बेटर करेंगी। टॉप लाइन तो मुझे समझ में आ गया कि इनकी सेल्स बड़ी कंपनियों से बेहतर होगी। अब आप मुझे मार्जिन्स के बारे में बताओ। बड़ी कंपनियों के मार्जिन स्ट्रक्चर ब्रॉडली 20 से 24 है, छोटी कंपनियों मिड साइज की 14 से 18 है। एक रीजन आपने कहा कि यार थोड़ा तो सस्ता आपको बेचना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि एट सम पॉइंट इनकी मार्जिन बढ़ते एग्जैक्टली बड़ी जैसी न हो जाए, लेकिन कन्वर्ज कर सकती है या नहीं? तो कुछ हद तक हाँ और कुछ हद तक ना। मैं आपको दोनों पहलू बताता हूँ इस बात के। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक प्राइसिंग वाटरफॉल होता है। इन कंपनीज को लोअर बिलिंग रेट डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज इनको, और बिलिंग रेट का मतलब कम है, मतलब लोअर मार्जिन, क्योंकि आपको एम्प्लॉय को तो सेम सैलरी देनी पड़ेगी, इनफैक्ट शायद आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। आप किसी इंजीनियरिंग कैंपस में जाओगे, अगर TCS 3.5 लाख सैलरी दे रही है और आप भी 3.5 लाख सैलरी दे रहे हो, ऑब्वियसली वो TCS में जाएगा, तो आपको थोड़ी तो सैलरी देनी ज़्यादा पड़ेगी। तो उस वजह से आपके मार्जिन थोड़े से कम होते हैं। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि इनको हायर ऑन साइट देना पड़ता था, लोअर ऑफशोरिंग, क्योंकि क्लाइंट को आपकी डिलीवरी कैपेबिलिटी में कॉन्फिडेंस नहीं था। अभी जो दूसरा पॉइंट है, ये हमने देखा है कि पिछले 2 सालों से ये रिवर्स हो रहा है। जैसे मैंने बोला, कोविड के बाद क्लाइंट ने आपको बोला कि ठीक है तुम ज़्यादा बंदे बैंगलोर में रख लो, कम न्यूयॉर्क में रखो, तो उसकी बिलिंग भी कम हो रही है और तुम्हारा मार्जिन भी बढ़ रहा है। तो ये ट्रेंड हमने एक्चुअली पिछले 2-3 साल में भी देखा है। इस साल ऑफ कोर्स थोड़ा रेवेन्यू ग्रोथ कम थी, तो सबके मार्जिन स्टेबल ही रहेंगे, बट अगले 2-3 साल के लिए ये सारी कंपनीज खुद भी कॉन्फिडेंट है कि अगले 2 से 3 साल में ये मार्जिन ऊपर 100-200 बेसिस पॉइंट से लेके जा सकती है। तो डेफिनेटली ये जो 14 से 18 का बैंड है, ये शायद 16 से 20 या 17 से 19 उस रेंज में आराम से पहुंच सकता है। लेकिन अब जैसे TCS देखिए, TCS, हैट्स ऑफ टू TCS, सीरियस हैट्स ऑफ, मतलब अलग लेवल का एग्जीक्यूशन है उस कंपनी का। 26% EBIT मार्जिन कर रही है। एक ऐसा वक्त जब इंडस्ट्री में सबके मार्जिन्स में प्रेशर है, और इन्फोसिस हम देख ही रहे हैं कि मार्जिन्स में कितने प्रेशर है, वो मार्जिन्स का अलग लेवल का एग्जीक्यूशन है उस कंपनी का। और TCS, मतलब मैं उसमें काम कर चुका हूँ, ज़्यादा लंबा काम नहीं कर पाया था, बट TCS के बारे में कई सारी चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली दिखाती हैं कि ये कंपनी एकदम अलग ही है इस दुनिया से। आप जनरली आप किसी TCS वाले बंदे से बात करिए जो उनका बैंकिंग का हेड होगा या उनका मैन्युफैक्चरिंग का हेड होगा या किसी प्रैक्टिस का हेड होगा, वो आप उससे पूछोगे आप TCS में कब से हो? 25 साल, 30 साल, 32 साल। तो TCS कोई छोड़ता ही नहीं है। क्यों? इट्स एन इंडस्ट्री में मिस्ट्री, क्योंकि TCS अनलाइक अदर कंपनीज ESOP भी नहीं देता है। ESOP नहीं है, दे आर नॉट द हाईएस्ट पेयर। एग्जैक्टली, वो बेस्ट सैलरी भी नहीं देते हैं और ESOPs नहीं देते हैं, जिससे आज की तारीख में सब लोग सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। लेकिन वो कंपनी आपको अपने परिवार की तरह रखती है। आपके स्पाउस का कहीं ट्रांसफ़र हो गया तो आपको वहाँ पे एक प्लेसमेंट दिला देती है। TCS की ट्रेनिंग, मेरी ट्रेनिंग त्रिवेंद्रम में हुई थी, वो TCS की ट्रेनिंग आज भी इंडस्ट्री में बेंचमार्क मानी जाती है कि अगर आपने TCS की ट्रेनिंग कर ली है तो फिर उसके बाद आप कहीं पे भी जॉब करने के लिए क्वालिफाइड हो। तो वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी देते हैं आपको। कभी आप C++ में बहुत टाइम से कोड कर रहे हो, आपको नहीं मुझे पाइथन में करना है, वो आपको वो भी फैसिलिटी देते हैं। तो बहुत ही अकोमोडेटिव जो हम बोलते हैं स्टांस है कंपनी का, और इसीलिए TCS, आप देखिए बहुत ही एक इंडस्ट्री का बहुत अच्छा आपको डेटा बताता हूँ कि TCS और HCLTech यही 2 कंपनीज हैं जिनके जो CEOs हैं वो इंटरनली प्रमोट होकर आए हैं। बाकी आप विप्रो ले,
हाँ, विप्रो में चलिए अभी इस बार इन्होंने पहली बार इंटरनली प्रमोट किया, बट 15 साल से वो एक्सटर्नल सीईओ लेके आ रहे थे। इन्फोसिस में जब से प्रमोटर ग्रुप गया है तब से बाहर के सीईओ आए हैं। टेक महिंद्रा में भी बाहर का सीईओ भी आया है, और छोटी कंपनीज तो ले ही बाहर के सीईओ ले रही हैं। तो बड़ी कंपनीज में सिर्फ यही 2 कंपनीज हैं जो कि इंटरनल टैलेंट को प्रमोट करते हैं। और मेरे हिसाब से जब आप इंटरनल कैंडिडेट को प्रमोट करते हो तब आप कंटिन्यूटी की तरफ जाते हो, और जब आप एक्सटर्नल सीईओ लेके आते हो तब आपको चेंज चाहिए होता है। तो मतलब टीसीएस वाले खुश हैं, हमें वही करना है, कंटिन्यूटी करनी है जो हम करते आ रहे हैं, हमें कोई चेंज नहीं चाहिए। ये कंपनी का कॉन्फिडेंस दर्शाता है। एक और आपको बताता हूँ, सॉरी मैं डाइग्रेस हो रहा हूँ थोड़ा मिनट के आपसे। वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट, बहुत अलग तरीका है सोचने का। हम लोगों ने 2018 में एक रिसर्च की थी यूरोप के ऊपर। तो यूरोप भी अगेन 2014 से एक ऐसी थीम है जिसको मैं पकड़ के बैठा हूँ। 2014 में रिपोर्ट निकाली, 15 में, फिर 18 में। तो यूएस मार्केट में तो ऑफकोर्स इंडियन आईटी कंपनीज ने बहुत अच्छे से कैप्चर किया है मार्केट शेयर। यूरोप एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि देर से हम कर पाए, क्योंकि यूएस वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर था। यूएस में सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी तो हमारे यहाँ कितनी घिसी जाती है हम सब जानते हैं। बट यूरोप में जब आप गए तो यूरोप को एक होमोजीनियस कॉन्टिनेंट नहीं है। वहाँ पे जर्मनी है, वहाँ पे फ्रांस है, वहाँ पे स्पेन है, इटली है, सबकी अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है। तो हमने शुरुआत यूरोप में की यूके से, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। तो यूके और स्विट्जरलैंड 2 कंट्रीज थी जिन्हें हम सबसे पहले पेनिट्रेट कर पाए। बट फिर उसके बाद इन सारी कंट्रीज़ को, बाकी सारी कंट्रीज़ को पेनिट्रेट करने में हमको टाइम लगा। लेकिन अगर आप पिछले 10 से 15 साल का हिस्ट्री देखोगे तो, और यूरोप में क्या था, यूरोप में खुद की अपनी एक बहुत बड़ी आईटी इंडस्ट्री थी। फ्रेंच कंपनीज कैपजेमिनाई, एटोस, अल्ट्रॉन, ह्यूज। स्कैंडिनेविया में टीएटो, एवरी, और एक्सेंचर भी एक आयरिश कंपनी है बाय द वे। तो बेसिकली बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि यूरोप में खुद की आईटी सर्विस का काम करती थी। इन सब से मार्केट शेयर लेना था। अगर आप पिछले 15 साल में देखोगे, ये सारी जो यूरोपियन आईटी कंपनीज हैं, इन सब की बुरी हालत रही है। इन सब का ग्रोथ 2-3% का रहा है, और इन सब का सारा मार्केट शेयर इंडियन आईटी कंपनीज ने कैप्चर किया है। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण इसमें होता है कि कंपनीज ग्रो नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने सोचा और कुछ नहीं करेंगे तो चलो मर्ज हो जाते हैं। टीएटो और एवरी मिलके टीएटो एवरी बने, स्टेरिया और सोपरा मिलके स्टेरिया सोपरा बने। कैपजेमिनाई ने ऑल्ट्रॉन को एक्वायर किया, कैपजेमिनाई उससे पहले आईगेट भी एक्वायर किया था। कैपजेमिनाई ने तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्विजिशन से ही की है। तो ये सारी कंपनीज मर्ज होकर एक हो रही। एटोस जिसने बहुत सारे एक्विजिशंस किए, और अभी एटोस बैंक्रप्सी की कगार पे है और गवर्नमेंट उसको बेल आउट कर रही है। तो जिस तरीके से हमने यूरोप में मार्केट शेयर कैप्चर किया वो काबिल तारीफ है। तो हमने 2018 में एक रिसर्च की थी, काफ़ी अच्छी रिपोर्ट निकाली थी उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में। उसमें इंटरेस्टिंगली हमको एक काफ़ी अच्छा रिसर्च करने को मिला। हमने यूरोप की कुछ 25 कंपनीज के सीटीओ, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स के साथ एक घंटे का इंटरव्यू किए थे। तो करीब 28 घंटे के हमने इंटरव्यू किए थे उनके साथ। मैं नाम नहीं लूँगा उन कंपनीज का, लेकिन सारी आप बड़ी बड़ी कंपनीज अब, और हर सेगमेंट में ली थी हमने। कंज्यूमर कंपनी भी ली थी, मैन्युफैक्चरिंग भी ली थी, और रिटेल भी ली थी, और बैंकिंग भी ली थी। उन सब के सीटीओ से हमने ये जानने की कोशिश की कि आप जो अपना आईटी सर्विसेज काम है वो किसको देते हो, और इंडियन आईटी कंपनीज को कैसा देखते हो, और कैसा आपको उसके बारे में लगता है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, 25 में से शायद 22 या 23 लोगों ने क्लियरली हमको बोला था कि बॉस टीसीएस अलग लेवल पे है। टीसीएस को तुम लोग बाकी इंडियन आईटी कंपनीज से कंपेयर करते हो तो तुम लोग बेवकूफ़ हो। टीसीएस अलग लेवल पे काम करती है। उन्होंने एग्जांपल दिए कि टीसीएस में जो हमारा सेल्स वाला बंदा चेंज होता है ना, तो ऐसा लगता है कि उनके पास एक मैनुअल है कि तुम पहले एसएमएस करोगे, फिर फ़ोन करोगे, फिर मेल करोगे, फिर ये करोगे, जैसे स्टेप वाइज वो करता है। ट्रांजिशन इतना स्मूथ होता है कि हमको पता ही नहीं चलता कि सेल्स वाला चेंज हुआ है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी होती है वो पहले हमारे पास आके खड़े हो जाते हैं कि सर आपके लिए मैं करूँ। उससे भी ज़्यादा उनको ये पता होता है कि हमारे कहाँ किस चीज़ में क्या प्रॉब्लम है, जो वो हमको प्रोएक्टिवली फिक्स कर सकते हैं। तो जो सर्विस मेंटालिटी टीसीएस की है वो क्लाइंट इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और बाय द वे जो 22 लोग जिन्होंने टीसीएस के गुणगान गाए थे, उनमें से कई ऐसे थे जो कि टीसीएस को प्रोजेक्ट दे नहीं पाए थे, देना चाहते थे बट इंटरनल पॉलिटिक्स की नहीं, हमें अपने देश की कंपनी को देना है, जो बहुत होता है, उसकी वजह से दे नहीं पाए थे। वो भी चाहते थे कि मुझे मौका मिला तो मैं टीसीएस को दूंगा। तो टीसीएस का जो एग्जीक्यूशन लेवल है वो एकदम अलग लेवल का है। सो ऑफकोर्स इतना बड़ा कंपनी है, $28 बिलियन कंपनी है, होंगे 1-2 साल बीच में जब वो शायद थोड़ी ग्रोथ कम करेगी, सब करेगी। बट मैं इन्वेस्टर्स को हमेशा ऐसे बोलता हूँ कि टीसीएस एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप खरीदोगे, आपको रिटर्न तो अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे, बट उसके साथ आपको रात को नींद भी अच्छी आएगी। तो बहुत ही स्टेबल और वो सब कंपनी है। खैर सॉरी मैं थोड़ा डाइग्रेस हो गया। इट्स टोटली फाइन। मेरा एक ही है कि अगर हम किसी शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, आप काइंडली जाके उसको स्टॉक रिकमेंडेशन न समझें। जी बिल्कुल, ये मैटर ऑफ डिस्कशन है, एजुकेशनल है। हम सेक्टर समझना चाह रहे हैं, कंपनियों का बिजनेस मॉडल समझना चाह रहे हैं।
कोई सिंगल स्टॉक की बात यहाँ अगर होती है तो वो रिकमेंडेशन नहीं है हम दोनों से। बिल्कुल। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दैट। अब एक कंपनी का आपने नाम लिया था जो टेक महिंद्रा से मर्ज हुई थी सत्यम जी। सर्कमस्टांसेस कुछ गलत थे इसलिए मर्ज हुई थी। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं देखो ऐसा है कि जहां भी पैसा होता है, जहां भी लालच होता है, ईर्ष्या होती है, चोर वहां पहुंच ही जाते हैं। मुझे समझ में आ रहा है आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें एक कंपनी का बताता हूँ, कंपनी का नाम नहीं लूंगा। बिल्कुल। तब मैं फार्मा एनालिस्ट होता था जी। और हमारे बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी एनालिस्ट थे जिनके साथ मैंने काम किया है। तो ये है 2005 या 6 की बात। एक कंपनी आई, बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने बात की, हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारा ये प्रोडक्ट है, फलाना फलाना, और FIIs और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हमने वो शेयर खरीद लिए। हमारे एनालिस्ट ने बोला कि यार एनीथिंग दैट वॉक्स लाइक अ डक लुक्स लाइक अ डक इज अ डक। बतख की तरह चलता है, दिखता है, बतख की तरह दिखता है, बतख की तरह बोलता है, तो बतख ही होगा, बतख है, हंस नहीं है। ठीक है। और उसने बहुत सिंपल एनालिसिस करी। इन्फोसिस के पास मेरे को जहां तक मुझे याद है शायद उस समय कितने एम्प्लॉय होंगे, 10,000। आई डोंट 2005 की बात कर रहे हैं। हाँ 2004-5। हाँ शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट जो भी नंबर था दैट इज नॉट रेलेवेंट। हाँ लेट्स अज्यूम इन्फोसिस के 10,000 एम्प्लॉय, इस कंपनी के पास 700 एम्प्लॉय थे। बराबर। और ये डिक्लेयर करते थे कि टोटल कंप्यूटर्स कितने खरीदे गए हैं। इन्फोसिस पर एम्प्लॉय कंप्यूटर कॉस्ट 1 लाख रुपया था। हाँ सही बात है, उस टाइम पे से हो भी नहीं सकता। हो भी नहीं सकता। हाँ करेक्ट, बराबर है। इस कंपनी का 35 लाख रुपए था पर कंप्यूटर पर एम्प्लॉय। और ये 2005 की बात। आज नहीं होगा इतना। आज भी नहीं होगा। और उस समय यार अगर तुम डेटा सेंटर चला रहे हो, एनवीडिया के तुम जीपीयू खरीद रहे हो, तो समझ में भी आता है। ठीक है, सोने कंप्यूटर तो है नहीं। तो हमें लगा यार कुछ गड़बड़ है। ठीक है। सिर्फ इस लॉजिक पे हमने सारे क्लाइंट्स को, हमने मतलब हमारे कुछ बहुत अच्छे मित्र थे, उन्होंने कहा कि ये कंपनी चोर है। दैट कंपनी वेंट टू जीरो। और प्योर कॉमन सेंस। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जहाँ ईर्ष्या और लालच और पैसा है, चोर पहुंच जाते हैं। तो आप बताइए कि आपने भी कंपनियों में काम किया। आई एम श्योर एक कहानी जो आपने मुझे सुनाई थी, आई लव कि व्यूअर्स को भी वो कहानी सुने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात उन दिनों की है जब मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करता था, 2004 से 6 के बीच में। तब मैं पुणे में था। तो बेसिकली और हम सब लोग क्या था, काफ़ी सारे दोस्तों का झुंड था। हम काफ़ी सारे लोग एक साथ कॉलेज से पास आउट हुए थे और सब आसपास की कंपनीज में काम करते थे। सबके ऑफिस तो पुणे में हिंजवाड़ी में थे। इधर इन्फोसिस, टाटा टेक्नोलॉजीज, ज्योमेट्रिक, इन सब कंपनीज का था। तो उस टाइम पे मैं तो चलो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो मुझे बहुत पता नहीं था, लेकिन जब इंटरनली बात हो रही थी तो पता चला कि एक कोई प्रोजेक्ट था जिसके लिए हमारी कंपनी ने बिड किया था और इनको काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि ये जीत जाएंगे बिकॉज इनकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी थी। बट समहाउ एक दूसरी कंपनी जो उस टाइम पे बहुत छोटी और अननोन कंपनी थी, अगेन आपकी तरह मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत छोटी और अननोन कंपनी थी, वो प्रोजेक्ट जीत के ले गई थी इनके सामने से। तो जो पूरी बिडिंग टीम थी वो काफ़ी दुखी थी और परेशान थी और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसने इतना कम रेट कोट कैसे कर दिया। यार इंजीनियर तो ये भी वहीं से लेता है जहाँ से हम लेते हैं, तो सैलरी भी उतनी देता होगा। थोड़ा बहुत तो लोग अंडरकट करते हैं कंपटीशन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन इतना कम में तो वो पैसा बनाएगा ही नहीं, और नहीं भी बना रहा होगा तो भी इतना कम कोई नहीं काटता है। तो ये पॉसिबल कैसे था? तो काफ़ी विचार विमर्श हुआ, सबको तो पता नहीं चला था। फिर उसके बाद तो उस टाइम पे जो हम लोग की जो मित्र मंडली थी उसमें एक बंदा था, उसका एक कज़न उस कंपनी में काम किया करता था। अच्छा। तो उसने कहा यार ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए कि कुछ होने नहीं वाला, बट मुझे बताओ तो सही ऐसा तुम करते क्या हो, और अगर तुम इतना अच्छा काम करते हो तो बताओ भाई, मैं और हमारे मित्र हम लोग भी तुम्हारे आ जाते हैं काम करने के लिए। तो अगेन क्योंकि अब सब हम लोग जूनियर थे तो वो भी जूनियर था, तो उसको भी टाइम लगा पूछने बताने में। तो फिर उसने एग्जैक्ट उस प्रोजेक्ट का रीज़न तो नहीं बताया, बट उसने 2-3 चीज़ें बताई जिससे हमको समझ में आया कि करते क्या है ये। तो उसने बताया, उसने खुद अपना, उस दोस्त के कज़न ने अपना खुद का एग्जांपल बताया कि जब उसने वो कंपनी ज्वाइन की थी उसके कुछ दिनों बाद ही वो बेसिकली वो प्रोजेक्ट जो था वो डिलीवरी फेज़ में था, कि मतलब कोड वर्ड सब लिखा जा चुका था, बस अभी वो डिलीवरी की तैयारी हो रही थी। और डिलीवरी की जो आखिरी स्टेज होती है उसकी तैयारी में हम टेस्टिंग करते हैं, प्रोजेक्ट को टेस्ट करते हैं कि यहाँ पे करो वहाँ पे करो तो कुछ क्रैश तो नहीं होगा, कुछ पॉपअप तो नहीं होगा, जो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्योंकि नया था उसको टेस्टिंग पे लगा दिया था कि तुम यहाँ पे ये बटन दबाते रहो और कुछ आए तो बता दो, उसको डॉक्यूमेंट कर दो। तो इसने कुछ करा तो उससे कुछ तो एक क्रैश जनरेट हो गया। तो कुछ बग था सॉफ्टवेयर में। हाँ, अब ये नया था, जोश में था, उसकी बॉस को इम्प्रेस करना था।
तो इसने कहा यार ये तो बहुत सिंपल सा कोड बग लग रहा है, ये तो मैं भी फिक्स कर सकता हूँ, ये तो ट्रेनिंग में सीखा मैंने भी। तो उसने जाके सॉफ्टवेयर के कोड में जाके वो बग फिक्स कर दिया। अच्छा। बहुत छोटा सा एरर था उसको हाँ, लगा, और मतलब उसने इंश्योर किया कि इसकी वजह से कुछ और, क्योंकि आपको एक और चीज़ बताऊँ कि जैसे ये जो बग फिक्सेस होते हैं या कोड में कोई भी चेंज होते हैं, उसमें आप चेंज करके जो प्रॉब्लम थी वो तो आपने फिक्स कर दी, बट आपको ये चेक करना होता है उसकी वजह से आपने कोई दूसरी प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं कर दी। अच्छा। तो उसकी रिगरस टेस्टिंग होती है कि ये सब चीज़ें हो रही कि नहीं, वो सब भी उसने किया। तो उसको लगा कि हाँ मेरा फिक्स सही है। तो थोड़ा क्रेडिट लेने के लिए वो अपने बॉस के पास गया कि अरे सर ये मैंने टेस्ट किया था तो ये बग आ रहा था, तो ये बग मैंने फिक्स कर दिया। तो बॉस ने उसको देखा, वो बोलते हैं कि अच्छा फिक्स कर दिया, लेकिन अभी फिक्स कर दिया तो डिलीवरी के बाद क्या करोगे? तो आप समझिए वो कंपनी क्या करती थी कि जब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का फेज था उसके टाइम पे तो कम कॉस्ट पे बिलिंग कर दिया करती थी, बट वो जानबूझ के प्रोडक्ट के अंदर बग चल दिया करते थे जो कि डिलीवरी के बाद फिक्स करेंगे। और डिलीवरी के बाद जैसा इंडस्ट्री में प्रैक्टिस उस समय थी, आज भी शायद काफ़ी हद तक है बट थोड़ी कम हो गई होगी, डिलीवरी के बाद कुछ भी चेंज करना हो तो उसके अलग से पैसे लगते थे। तो आपको एक और जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मैं आईटी से पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी ट्रैक किया करता था। अच्छा। तो उसमें ऐसा बहुत होता है कि जैसे आप एक रोड बना रहे हो, एक रोड को बनाने का कॉस्ट होता है और एक रोड को बनाने के बाद मेंटेनेंस का कॉस्ट होता है। तो कई सारे लोग होते हैं जो कि बेसिकली प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो कॉस्ट बहुत भी कम बिड करते हैं, बाकी सारे सर खुजाते रहते हैं कि यार इन्होंने कैसे कर दिया, तो वो क्योंकि फिर उसके बाद वो मेंटेनेंस में करते हैं। और कई बार गवर्नमेंट बॉडीज़ इस झांसे में आके कुछ गलत डिसीजन भी ले लेती हैं। बॉम्बे में आपको पता होगा ये चेंबूर की जो मोनोरेल है, चेंबूर से महालक्ष्मी जो मोनोरेल है, तो ये मोनोरेल जब बन गई थी तो इस मोनोरेल की जो वो रेक्स हैं, उस रेक्स का कॉन्ट्रैक्ट देना था किसी कंपनी को। तो अब उसके लिए बहुत सारी कंपनीज ने बिड किया। अच्छा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मिला उस समय की मलेशिया की कंपनी स्कोमी को। वो इसलिए क्योंकि स्कोमी ने जो इनिशियल अपफ्रंट कॉस्ट है वो बहुत लो बिड की थी। तो हो सकता है आगे मेंटेनेंस कॉस्ट भी आगे होती, बट उस तक हम कभी पहुँचे नहीं। मैं बताता हूँ क्यों नहीं पहुँचे। तो स्कोमी ने बहुत कम बिड किया, तो इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट स्कोमी को दे दिया। अभी किसी बड़ी कंपनी जैसे बोम्बार्डियर, एल्स्टॉम को देते तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ती, बट एक टेक्नोलॉजी की रिलायबिलिटी मिलती, आपको वो रहता। तो स्कोमी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, स्कोमी ने रेक्स दे दिए, अब मोनोरेल चालू हो गई। मोनोरेल चालू होने के आई थिंक 8 महीने या 12 महीने बाद स्कोमी ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया। तो कंपनी अभी बंद कर हुई है। अब उसने जो रेक्स दिए थे, ये मोनोरेल है, मेट्रो नहीं, मेट्रो के तो फिर भी आप बना सकते, मोनोरेल तो बहुत स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पर। अब वो मोनोरेल के जो कोचेस दिए थे स्कोमी ने, वो कोई और कंपनी बनाना नहीं, वो स्पेसिफिकेशन ही अलग है, और उस स्पेसिफिकेशन के को आप किसी और से बनवाओगे तो उसके एक्स्ट्रा पैसे भी लगेंगे, और वो बोलेगा मैं क्यों बनाऊं, मेरा अपना बैकलॉग इतना ज़्यादा है, वो सब है। तो इसी वजह से आप देखो तो ये भी कई बार होता है कि आप किस चीज़ के पैसे दे रहे हो और कहाँ बचा रहे हो, आपको देखना पड़ता है कि कितना है कि नहीं। बट अगेन कमिंग बैक टू योर पॉइंट, तो वो कंपनी जो थी जो ऐसा करता था। बट अगेन ऐसी प्रैक्टिसेस क्या होता है कि ये इंडस्ट्री बहुत ही एफिशिएंट इंडस्ट्री है, और मतलब सब कुछ समझ में आ जाता है क्लाइंट को। और इस इंडस्ट्री में क्लाइंट का वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जो टीसीएस, इन्फोसिस सब बड़े बने हैं, क्यों बड़े बने हैं? क्योंकि आपने पहले एक बड़े बैंक के लिए काम किया, उसने उसकी वजह से 10 बैंक और आए। आपने एक जी के लिए काम किया, उसकी वजह से और बहुत सारे लोग आए। तो वो सब चीज़ें परकुलेट होती हैं। लेकिन अगर आपने किसी के लिए प्रोजेक्ट खराब किया तो वो चीज़ भी बहुत तेज़ी से फैलती है, और फिर दूसरे क्लाइंट्स भी आपको कॉन्ट्रैक्ट देने से मना करते हैं। तो आई थिंक हमारी जो उसके कज़न से बात हुई थी, उसके 3-4 साल बाद ही वो कंपनी बंद हो गई। और आई थिंक कुछ जो मेरे कज़न का ने तो शायद पहले ही छोड़ दी थी, बट काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी नहीं दी थी उन्होंने। ऐसा तो ऐसा होते हैं, एज यू राइटली सेड, जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे कंपटीशन है, जहाँ पे ईर्ष्या है, वहाँ पे लालच है, वहाँ पे फ्रॉड तो होते ही है। चलिए, फैंटास्टिक। अब आते हैं एक सवाल पे जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एआई से मैं एक तरफ सुन रहा हूँ कि यार एआई कोड लिख देगा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या जरूरत है। दूसरा है कि एक और स्कूल ऑफ थॉट है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, सारे सीईओज डर जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। और फिर तीसरा, एक मेरे मित्र हैं, वो भी आईटी सर्विसेज कंपनी चलाते हैं, वो मुझे कह रहे थे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि यार फलाने मेरे पास से 600 या 1000 लोग हैं, 10 साल में भी मे बी 10 या 20% लोग बढ़ेंगे, लेकिन मेरी रेवेन्यू 5 गुना हो जाएगी बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी। सो एआई के ब्रॉडली 2 क्वेश्चन। फर्स्ट, रेवेन्यू पोटेंशियल इस टेक्नोलॉजी से क्या है और हमारी इंडस्ट्री कहाँ जाएगी। सेकेंड, हमारी इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट हायरिंग मोर एंड मोर पीपल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इतने हम इंजीनियर हर साल बना रहे हैं, उनको हायर करना है। क्या एआई नई नौकरियां भी ले लेगा? पहले पोटेंशियल ऑफ एआई इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, फिर पीपल।
तो बहुत अच्छा सवाल है और आज के परिवेश में आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। इसको दो एंगल से ट्रीट करते हैं। एक इसको हम लेते हैं एआई किसी भी पुरानी टेक्नोलॉजी के तरीके से है जब हर टेक्नोलॉजी के आने पे इंडियन आईटी इंडस्ट्री की ऑब्चुरी लिखी जाती थी। ये भी वैसी टेक्नोलॉजी है। 5-6 साल पहले डिजिटल था, उससे पहले RIMS था, उससे पहले Y2K था। हर बार लोगों ने इंडियन आईटी इंडस्ट्री को बोला कि ये तुम्हारा नेल इन द कॉफिन है, ये तुम्हारा डेथ नेल है, और हर बार इंडियन आईटी इंडस्ट्री उससे और ज़्यादा स्ट्रांग होके और बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के निकली है। मेरे को कोई रीज़न नहीं दिखाई देता कि दिस टाइम विल बी एनी डिफरेंट। पहले 1-2 साल हमको ये टेक्नोलॉजी समझने में टाइम लगेगा। उस टाइम में हो सकता है नई नई स्टार्टअप कंपनियां उभर के आएंगी। जब एनालिटिक्स आया था तब म्यू सिग्मा करके एक इंडियन कंपनी थी जो आज भी बहुत अच्छी चलती है। फ्रैक्टल थी और एक पैलेंटियर ऑफ कोर्स यूएस की कंपनी लिस्टेड भी है। ये सब एक्सपर्टीज थी कंपनीज, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिले, ये हमारा मार्केट शेयर लेके गए। बट 2 साल बाद हम भी उनसे वापस मार्केट शेयर कैप्चर करना चालू कर दिया। यहाँ पे भी मुझे लगता है वही होगा। टाइम फ्रेम आगे पीछे 2 महीने, 6 महीने, साल भर आगे पीछे हो सकता है। मुझे लगता है अगले साल 1.5 साल हम थोड़े से एआई के प्रोजेक्ट लूज़ करेंगे ग्लोबल कंपनीज़ को, क्योंकि आप अगर उसको एक कंपनीज़ का माइंडसेट समझो। एक आई थिंक किसने बोला था, हम अभी टीसीएस से मिले थे, तो टीसीएस के एक बंदे ने जो उनका CTO है, उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि इस समय जो एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए एआई इज़ लाइक अ हैमर लुकिंग फॉर अ नेल। वाह। उनको एक हथौड़ा दे दिया गया है, वो भाई कि हथौड़ा कहाँ मारना है मुझे नहीं पता, पर लेकिन मारना तो है। तो आज की तारीख में सारे एंटरप्राइजेस को एआई करना है। कहाँ करना है, कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि देखिए एआई का काम करने के लिए आपका जो डेटा है जिसके ऊपर आप एआई लगाओगे वो उसके कंपैटिबल भी तो होना चाहिए आज की तारीख में। इसे और ये सबका मानना है कि इतने सारे एंटरप्राइजेस का, मेजॉरिटी एंटरप्राइजेस का जो डेटा है वो इतने अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है कि उसके ऊपर आप एआई अप्लाई ही नहीं कर सकते। डेटा तो स्ट्रक्चर करो। एग्जैक्टली। तो आपको पहले तो वो डेटा को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, उसके ऊपर आप एआई का काम करोगे। अब डेटा को स्ट्रक्चर करोगे, डेटा को स्ट्रक्चर करने का काम आप जनरली उसी को दोगे जो आपका डेटा मेंटेन कर रहा होगा, जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं। बट उसको चलो दूसरे उसमें रखते हैं। तो मेरे हिसाब से शायद शुरू में हम जो स्पेशलिस्ट कंपनीज हैं उनको थोड़ा सा मार्केट शेयर सीड करें, बट उसके बाद अगेन हम ये टेक्नोलॉजी सीख जाएंगे और फिर वही टेक्नोलॉजी सस्ते में ऑफर करेंगे क्लाइंट को और मार्केट शेयर फिर से आ जाएगा। आई जस्ट इंटरजेक्ट हियर, आपने जो ये कहा, आई जस्ट मेट सोनाटा अभी जगन्नाथन जी से मुलाकात। जी। तो उनके भी 1-2 प्रोडक्ट खराब आए थे जी, और वो तो माइक्रोसॉफ्ट के एआई के की पार्टनर हैं। बिल्कुल। तो जो मुझे समझ में आया कि उन्होंने कहा कि अजय 1-2 साल लगता है, हम 2 साल से लगे हुए हैं ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के साथ। एक समय आता है पहले वो तो बना लें, तब तो मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, प्रोडक्ट आके लेके जाऊंगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट ऑन दिस। नहीं, एब्सोल्युटली। तो किसी भी टेक्नोलॉजी को समझने में और जानने में टाइम लगता है, और साइड बाय साइड क्लाइंट को भी समझने में टाइम लगता है कि भाई ये है क्या। मैं बोर्ड को सेटिस्फाई करने के लिए चलो एआई इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, लेकिन उससे कुछ होना तो उसका कुछ फायदा तो है नहीं। तो हर टेक्नोलॉजी के, जैसे मैंने शायद आपसे लास्ट टाइम मिले थे तो बात की थी, तो मैंने अपने पूरे करियर में जो रिसर्च की है, मैं एक टेक्नोलॉजी एडॉप्शन कर्व फॉलो करता हूँ। किसी भी टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन की 5 स्टेजेस होती हैं। पहला इनोवेटर होता है, फिर अर्ली एडॉप्टर्स होता है, फिर अर्ली मेजॉरिटी, फिर लेट मेजॉरिटी और फिर लैगार्ड्स। ये किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए मेरे हिसाब से एप्लीकेबल है, पूरा कर्व होता है, भले ही वो B2B हो चाहे B2C हो। एक आईफोन आया, उसने भी यही कर्व फॉलो किया, और आज की तारीख में क्लाइंट्स क्लाउड पे माइग्रेट हो रहे हैं तो भी वही फॉलो करते हैं। तो जो सबसे पहला इनोवेटर फेज होता है उसमें हम हमेशा मार्केट शेयर खोएंगे, क्योंकि उसमें हमको उस टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टीज है नहीं, और नई नई कंपनीज पैदा होती हैं। आई कॉल देम न्यू सेक्सी स्टार्टअप्स। वो ऑलवेज क्लेम कि बॉस इस चीज़ का मैं एक्सपर्ट हूँ, और जो होते भी हैं, क्योंकि वो उसी के ऊपर फोकस करते हैं। उनके पास टीसीएस की तरीके से 6 लाख एम्प्लॉयज़ या इतने सारे एम्प्लॉयज़ नहीं हैं जिनको आप ट्रेन बाकी सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हो। तो वो उस समय मार्केट शेयर लेके जाते हैं। बट जैसे जैसे वो टेक्नोलॉजी मैच्योर होती जाती है, 2 चीज़ें होती हैं। पहले तो जो इंडियन आईटी कंपनीज और बाकी कंपनीज हैं वो इस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज ले लेती हैं और फिर बोलती हैं यही काम मैं इनसे सस्ते में करके दूंगी। दूसरा, जो छोटी कंपनीज होती हैं ये छोटे लेवल पे तो काम कर सकती हैं, बट स्केल बड़ा होता जाता है तो इनके पास स्केल की कैपेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि इनके पास ऐसा 2-3 लाख एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, ना इनके पास इतना कैपिटल होता है कि इतना इन्वेस्ट कर सकें और बड़े प्रोजेक्ट्स ले सकें। तो इवेंचुअली जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं दे जनरली उस फेज में आके बड़ी कंपनीज से एक्वायर हो जाती है। और वो कई कंपनीज तो खुलती ही इसी मकसद से हैं कि अभी करो 100 मिलियन का रेवेन्यू कर लो, उसके बाद कोई ना कोई तो हमको एक्वायर कर ही लेगा। एक्सेंचर साल के कुछ तो 150 एक्विजिशन करता है छोटी छोटी कंपनीज के, तो आराम से बेसिकली सबका अपना ऑब्जेक्टिव रहता है। तो कमिंग बैक टू दैट, तो बेसिकली फर्स्ट फेज वो रहता है जिसमें मार्केट शेयर लूज करते हैं। बट अर्ली एडॉप्शन और अर्ली मेजॉरिटी वो फेज है जब टेक्नोलॉजी थोड़ी सी मेच्योर होती है
और क्लाइंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट देने लग जाते हैं, तो तब वो उस पीएस इन दोनों फेज में हम एकदम मार्केट शेयर बिग टाइम gain गेन करते हैं। और फिर ऑफकोर्स उसके बाद जब वो टेक्नोलॉजी बहुत मैच्योर हो जाती है, तब फिर क्लाइंट सोचता है कि यार अब मुझे ना इसमें खर्चा कम करना है, यहाँ से पैसा बचा के कहीं और डालना है, तो आप उस टेक्नोलॉजी में ग्रो करने लग जाते हो और डिक्लाइन करने लग जाते हो। लेकिन फिर नई चीज़ आ जाती तब तक नई चीज़ आ जाती है। तो यही चलता रहा है और मेरे हिसाब से यही चलता रहेगा। अब दूसरी चीज़ एआई में लेकिन है कि एआई इस इंडस्ट्री में और शायद टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट जो हम बोलते हैं वो लेके आने वाला है, वो है बिलिंग का। अभी तक इंडियन आईटी इंडस्ट्री हेडकाउंट बेस्ड बिलिंग करती थी कि ये जितने लोग हैं उतना पैसा जितने लोग, मैं आपको 100 लोग दूंगा जो हफ्ते के 5 दिन काम करेंगे, 12 घंटे काम करेंगे और पर घंटे का मैं इतने डॉलर चार्ज करूंगा, तो उस हिसाब से इस प्रोजेक्ट के लिए मेरा इतना बिलिंग रेट होगा, आपको मुझे इतना पैसा देना है। अब जैसा कि आपने कहा, एआई की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां तो जाएंगी, क्योंकि अब आपको इतने सारे लोग वो कोड लिखने के लिए नहीं चाहिए। काफ़ी सारे कोड आप खुद से ऑटोमेट कर सकते हो, काफ़ी सारे कोड आप एआई से लिखवा सकते हो, तो उसकी वजह से नौकरियां तो जाएंगी, लेकिन उस लेवल तक नहीं जाएंगी जिस लेवल तक इस समय हो हल्ला हो रहा है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अब जैसे टीसीएस है, देखिए टीसीएस हो या कोई भी कंपनी लीजिए, बड़ी कंपनी, उस कंपनी के पास ऑलरेडी खुद के बहुत सारे रीयूजेबल कोड के टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं जो उसके नए नए इंजीनियर्स यूज़ करते हैं। आज अगर मेरे पास एक्स बैंक के लिए प्रोजेक्ट आया है, मैंने 2 साल पहले वाई बैंक के लिए प्रोजेक्ट किया था, तो उसके कोड में जो मैंने टेम्पलेट यूज़ किए थे वो टेम्पलेट मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। वो कॉपीराइट उसको बैंक का है, बट मुझे पता है वो कोड कैसे लिखा गया था। वो कई सारे रीयूजेबल कोड्स होते हैं जिनकी रिपोजिटरी हर कंपनी के अंदर होती है, जो आप उसको यूज़, तो काफ़ी हद तक एआई ये कंपनीज ऑलरेडी यूज़ कर रही थी। हमने उसको नाम दे दिया, चैट जीपीटी आने के बाद उसको जेन एआई एक अच्छा सा नाम दे दिया है, बट ये चीज़ें बहुत सालों से वैसे भी ऑलरेडी करते आ रहे थे। दूसरा, अब आप सोचिए कि आपने जेन एआई को बोला कि यार मेरे को एक ये कोड लिख के दो। मैं एक उस स्टेज की बात कर रहा हूँ जब जेन एआई इतना एडवांस हो गया कि जब मैंने लिख दिया कि मुझे ये सॉफ्टवेयर बनाना है, खट 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 2 लाइन में लिख दिया, उसने मेरे को कोड लिख के दे दिया। अब वो जो कोड पीस ऑफ कोड है, उस पीस ऑफ कोड को आपको जो कंपनी का जो बाकी सारा सॉफ्टवेयर का कोड है उसमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब अगर आपने थोड़ी सी कोडिंग की हो या किसी भी कोडर से पूछोगे, आप जो कोडिंग करते हैं उसमें वेरिएबल्स होते हैं। आपका नाम अजय है, मेरा नाम विभोर है, हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। आपकी एज कितनी है, मेरी एज 44 है, हम उसको इस वेरिएबल में स्टोर करते हैं। मैं कहाँ पढ़ा हूँ, तो ये सब चीज़ें उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। अब एक बड़े से सॉफ्टवेयर के अंदर हज़ारों लाखों वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल्स का नाम, आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, वेरिएबल्स के नाम आप बहुत ही मतलब रैंडम तो रख नहीं सकते हो। तो हर कंपनी का एक सिस्टम होता है, एक सिंटैक्स होता है कि इस टाइप के वेरिएबल का नाम ये रखा जाएगा, इस टाइप के वेरिएबल का नाम ये रखा जाएगा। अब आप जेन एआई से जो कोड लिखवाओगे वो थोड़ी ना आपके सिस्टम को अडहियर करेगा। टीसीएस का अलग सिस्टम है, इन्फोसिस का अलग सिस्टम है और बिरला सॉफ्ट का अलग सिस्टम है। उसने कोड लिख दिया, बट उस कोड को आप जब इंटीग्रेट करोगे तो वो वेरिएबल्स मैच ही नहीं होंगे। आपको वो मैच करने के लिए भी तो बीच में एक बंदा चाहिएगा, और फिर उसके बाद वो इंटीग्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ढंग से, उसको टेस्टिंग करने के लिए 2 और बंदे चाहिएंगे। तो अगर मुझे वैसे ही 3 बंदे लिख रहे हैं तो 3 बंदे तो वो कोड भी लिख देते। तो मेरा चैट जीपीटी यूज़ करने से फ़ायदा क्या हुआ? हम एक ऐसी कंट्री में तो है नहीं जहाँ पे लेबर एक्सपेंसिव है। यूएस और यूरोप में होते जहाँ पे लेबर एक्सपेंसिव है, वो एक प्रॉब्लम है। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, अगर आप 3.5 लाख रुपए फ्रेशर को दे रहे हो तो बेसिक कोड, बेसिक टेस्टिंग, बेसिक इंटीग्रेशन तो आप करवा ही सकते हो। तो जो एआई है, एआई की वजह से मुझे नहीं लगता बहुत सारी जॉब्स होंगी। इनफैक्ट जॉब्स माइग्रेट होंगी, अनस्किल्ड जॉब से मोर स्किल्ड जॉब्स क्रिएट होंगी। मैन एंड मशीन इज मच बेटर देन जस्ट मैन और just machine. You put it very nicely. Man plus machine is always a much more potent combination than only man or only machine. वो हम एक मैन प्लस मशीन के कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं। उस मैन प्लस मशीन का जो आउटपुट है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको ज़्यादा स्किल्ड लोग चाहिए होंगे जिनको वो सब आता होगा। तो लोअर एंड पे जो लोग हैं उनकी डिमांड कम होगी, बट वो 1-to-1 का डिमांड मैप नहीं होगी। दे विल डेफिनेटली बी सम कैनिबलाइजेशन, कुछ लोगों की जॉब्स जाएंगी, बट वो इतने बड़े लेवल पे नहीं जाएंगी जिस हिसाब से इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है। लेकिन जो बिलिंग पे मैं आ रहा था, बिलिंग डेफिनेटली हो, क्योंकि अब नीचे से लेवल लोग कम हो रहे हैं। नेट अगर मान लीजिए आप प्रोजेक्ट पे 100 लोग काम कर रहे थे, जिसमें से 40 लोग लोअर एंड पे काम कर रहे थे, 60 ऊपर पे काम कर रहे थे, वो 40 के 10 हो जाएंगे और 60 के बेसिकली मान लीजिए 50 या 60 के मान लीजिए 65 या 70 हो जाएंगे। तो नेट आपका 10 से 15 लोगों का तो लॉस है, राइट। तो अगर आप पर हेड बिलिंग कर रहे थे तो आप टेक्निकली आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा। इसीलिए इन कंपनी, और यही सब देखते हुए इन कंपनीज ने काफ़ी सालों पहले से टाइम एंड मटेरियल, ये जो बिलिंग होती है इसको हम टाइम एंड मटेरियल बोलते हैं, उससे इन लोगों ने फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट पे शिफ्ट करना चालू कर दिया था।
तो धीरे धीरे करके इंडस्ट्री फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट पे जाएगी। Anyway चली गई है। एनीवे चली गई है। आज की तारीख में सबका 50-60% से ऊपर का रेवेन्यू फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट से ही आता है। आप क्लाइंट को बोलोगे मैं तुमको प्रोजेक्ट दूंगा, मेरे को इतने $1 मिलियन लगेंगे, अब उसके लिए मैं 10 लोग लगाऊं या 100 लोग लगाऊं, वो मेरी प्रॉब्लम है। समझ और कहाँ पे लगाऊंगा, थोड़ा बहुत तुम्हारे एक जो सिस्टम है उसको अडेयर करूंगा कि तुमको 4 लोग न्यूयॉर्क में चाहिए, 5 लोग लंदन में चाहिए, वो मैं कर दूंगा, बट उसके अलावा जो बिलिंग है वो मैं अपने हिसाब से करूंगा। तो बिलिंग काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी, लेकिन एआई से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है। विभोर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ। मैं अगले वीडियो में जब आपसे मुलाकात होगी तब मैं प्रोडक्ट कंपनी में बात करना चाहूँगा, फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो मॉडल आया है, बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही हैं, उस पर बात करना चाहूँगा। और एक इशू, बिकॉज आज लंबा वीडियो हो जा रहा है तो अगले बार डील करेंगे, कि हम प्रोडक्ट कंपनीज इंडिया से क्यों नहीं बना पाए हैं। ये 3 सवाल बचे हुए हैं जो मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूँगा। लेकिन थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, इट वाज रियल प्लेजर।